हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और नमस्ते, मैं हूं हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान, जो कि भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर रहे हैं। और इन्होंने कारगिल वॉर के अंदर रहते हुए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पाकिस्तानियों को कारगिल वॉर की मस्को वैली से खदेड़ने में। इनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड उमेश सिंह बावा सर। उमेश सर ने इंडियन आर्मी जो है 1978 के अंदर ज्वाइन करी थी। और ये एज अ ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं 2013 में। अपनी सर्विसेज के दौरान सर ने जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की कमान संभाली थी। और 1999 के कारगिल वॉर में ही 17 जाट जो बटालियन थी, जाट रेजिमेंट की 17 बटालियन, उसके ये कमांडर रहे थे। और उस टाइम इनकी रैंक थी कर्नल। तो सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रपति की तरफ से वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। सर जो है इंडियन मिलिट्री जो एंटी टेररिस्ट स्कूल है उसमें भी पोस्टेड रहे हैं। और इंडियन डिफेंस एकेडमी, या फिर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से भी जानते हैं, देहरादून में जो है वहाँ पे ये भी पोस्टेड रह चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। जी। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि जो कारगिल वॉर है उसके 22 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। और उसके अलावा जो है आज हम काफ़ी सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे सर से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन विषम परिस्थितियों के अंदर भारतीय सेना ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी मुस्को वैली के अंदर। और सर के नेतृत्व में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हार्डशिप्स वहाँ के जो पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स घुस आए थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे जो उस टाइम जो घुसाए थे, और उन्होंने कैसे कैसे पीस पे कब्जा कर लिया और भारतीय सैनिकों को किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन चोटियों को अपने कब्जे में लेने में, जिसमें पिंपल कॉम्प्लेक्स और पॉइंट 4975 का कुछ हिस्सा शामिल था। तो सर थोड़ा हमारे साथ दर्शकों को ये बताएं कि सर आपका जो आपकी रेजिमेंट थी, सॉरी आपकी जो बटालियन थी 17 जाट, सर वो कारगिल ऑपरेशन से पहले सर कहाँ पोस्टेड थी। और जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन थे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे हम सर कारगिल वॉर के ऊपर जो बनी हुई मूवी है एलओसी कारगिल, उसमें आपका रोल जो है निभाया है किरण कुमार जी ने। तो सर उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप सर आपको कारगिल वॉर के बारे में पता, इंफॉर्मेशन कैसे हाथ लगी। और आपका जो रूटीन एक्सरसाइज थी वो क्या क्या होती थी सर। ऐसा है कि अप्रैल के महीने में हम टीएमजी सेक्टर है, एक हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहाँ पे मेरी बटालियन को डिप्लॉय किया गया इन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल। तो मेरे को कम से कम हफ्ता 10 दिन लगे थे मेरे को पूरी बटालियन को सामान के साथ, राशन के साथ ऊपर भेजने में। और मेरी बटालियन अभी उसमें सेट हो गई थी हाई एल्टीट्यूड में, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में। उससे पहले 15 दिन पहले एक टेररिस्ट के साथ हमारी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें हमने 4 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था। और टेररिस्ट उस जगह से काफी तादाद में इन्फिल्ट्रेट करते थे। मेरे को 20 तारीख के तकरीबन कुछ हमको इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई कि कारगिल सेक्टर में कुछ लोग मिलिटेंट्स उस टाइम बोलते थे कि शायद अंदर आ गए हैं, और शायद हो सकता है कि हमारी यूनिट को वहां पे भेजा जाए इनको खदेड़ने के लिए। जी। तो जैसे मैं सोच रहा था उसी तरह से हुआ। 22 मई को मेरे जीओसी साहब का फोन आया, और उन्होंने बोला कि भाई आप अपनी यूनिट 48 घंटे के अंदर कारगिल सेक्टर में मूव करने के लिए तैयार करो। मेरे लिए बहुत एक चुनौती थी, क्योंकि मेरी 4 कंपनियां ऊपर थी हाई एल्टीट्यूड में, और जहां पे मेरे को 7-8 दिन लगे थे उनको भेजने के लिए, अब 48 घंटे के अंदर उनको नीचे लाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो मैंने फिर भी अपनी पूरी कोशिश करी, और जितना हैवी सामान था, जैसे एक्स्ट्रा राशन वगैरह, सारा वहीं पे छोड़ दिया। और जो जरूरी सामान था, आर्म्स, एमुनेशन और हमारा इक्विपमेंट फाइटिंग के लिए जो काम आता है, उसको लेकर मैं पूरी कंपनीज को नीचे उतारा। और 48 आवर्स के अंदर मेरी पूरी बटालियन मूव करने के लिए तैयार थी। उसी टाइम मेरे पास तकरीबन 60 और गाड़ियां मेरे पास मिली,
और जिसमें मैं लोड करके अपने पूरे ट्रुप्स को अगले दिन 24 मई को वहां से रवाना हो गया। और फर्स्ट नाइट हॉल्ट हमारा सोनामर्ग में था और सेकेंड नाइट हॉल्ट हम मस्को वैली में पहुंच गए। तो जैसे ही हम मस्को वैली में पहुंचे तो वहां पे जो एक फॉर्मेशन थी, जो फॉर्मेशन कमांडर थे, उनके पास हम गए खबर हासिल करने के लिए कि यहाँ पे मिलिटेंट्स कौन कौन सी जगह पे हाजिर हैं और हमारे को क्या करना है। तो वहां पे ब्रीफिंग में उस टाइम जो कमांडर साहब थे उनको भी इतना अंदाजा नहीं था मस्को के बारे में, बिकॉज उनका एरिया दराज सेक्टर था। तो उन्होंने जो भी जितनी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने मेरे को बताई और बोला 8-10 लोग हैं .4875 और पिंपल कॉम्प्लेक्स के इलाके में, आप जरा अपनी टोलियां ऊपर भेजो और इनको पकड़ के नीचे ले आओ। हमने भी सोचा शायद बड़ा आसान सा टास्क है, ये तो मिलिटेंट्स 8-10 हैं और हम तो कम से कम 400-500 लोग थे उस टाइम। तो मैंने तकरीबन 70-80 लोग एक कंपनी के साथ मेजर पूनिया के साथ भेजे और एक जो .4875 से पहले एक पॉइंट आता था .4540, उसको कैप्चर करने का हमको पहला टास्क मिला। उसको हम आसानी से कैप्चर कर पाए क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 या 3 शायद दुश्मन के नुमाइंदे बैठे थे। उन्होंने कुछ फायर किया राउंड्स और वो उसको पोस्ट को खाली छोड़कर चले गए। हम जहाँ जब पहुंचे हमने अटैक किया, हमको कुछ राशन का सामान, कुछ इनके कुछ बर्तन वगैरह वो मिले। तो ऐसे उससे मालूम होता था कि 2 या 3 बंदे थे इधर और वो वापस कहीं और दूसरी चोटी पर चले गए हैं, शायद 4875 की तरफ। तो उसके बाद अभी हमारे को मालूम नहीं था दुश्मन कहाँ पे है। 4875 की तरफ जाने से पहले एक और टेकड़ी आती थी जिसका नाम था सैडल। तो हमने पहले सोचा कि पहले सैडल को जाके हम कैप्चर करते हैं। तो मैंने एक और तकरीबन एक जेसीओ और 30 अदर रैंक्स के साथ सैडल में एक और टोली भेजी और जैसे ही वो सैडल के नजदीक पहुंचे 75 से 50 गज के, वहां से 7 मीडियम मशीन गन का एकदम से फायर आया और हमारे ऊपर इतनी तादाद में फायर आया कि हमारे जो ट्रुप्स थे उनको कुछ पता नहीं चला ये कहां से फायर कितना सारा क्यों आ गया। हम तो सिर्फ 8 या 10 आदमी समझ के बैठे थे, यहाँ से वो कम से कम 20-25 आदमी बैठे हुए हैं और मशीन गन्स के साथ। जो टेररिस्ट होते हैं आमतौर पर इनके पास हैवी मशीन गन्स नहीं होती। तो इससे मेरे को लगा, शक सा लगा कि शायद इनके रेगुलर ट्रुप्स हो सकते हैं टेररिस्ट के साथ। उस ऑपरेशन में सैडल से जब फायर आया, मेरा एक जेसीओ और 5 अदर रैंक्स की कैजुअलिटी हुई, वो उसी टाइम शहीद हो गए और तकरीबन 10 लोगों को गन शॉट वूंड मिले और बाकी लोग फायर रिटर्न कर रहे थे और थोड़ी देर में वो पूरे ट्रुप्स को उन्होंने पाकिस्तानियों ने सराउंड कर लिया। वहां से ये इस घेरे को तोड़ के बाकी ट्रुप्स वापस आए और उन्होंने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया। इससे मुझे पता चल गया कि भाई इधर कहीं 8-10 आदमी नहीं है, इधर लोग ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने अपने सीनियर कमांडर से बोला कि भाई मैं सारी जगह से पहले इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा, फिर ही मैं कुछ आगे हरकत करूंगा। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और अगले 15 दिन मैंने पेट्रोल्स चारों तरफ, दुश्मन के चारों तरफ भेजे, .4875 और पिंपल कॉम्प्लेक्स की तरफ। और वहां पर मैंने अपने ट्रुप्स को बोला कि कोई फायर नहीं करेगा और चुपचाप बिना फायर किए चुपचाप इंफॉर्मेशन हासिल करना है कि दुश्मन की मूवमेंट, कितने लोगों की मूवमेंट होती है, कहीं ट्रुप्स कहीं सेंट्री ड्यूटीज में होते हैं, उनको देखना ऑब्जर्वेशन के साथ। तो उनको मैंने 1500 मीटर दूरी की मैंने एक हद दी थी कि इससे आगे मत जाना, ताकि वो उनके ऊपर दुश्मन का फायर ना आ सके और दुश्मन इनको डिटेक्ट ना कर पाए। अकॉर्डिंगली इन्होंने इंफॉर्मेशन चुपचाप हासिल करी और मेरे को तीनों डायरेक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिली उन्होंने बोला कम से कम 20 डायरेक्शन में उनको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ईस्ट में 20 से 25 लोग, साउथ में 20 से 25 लोग और 20 से 25 लोग ईस्ट की तरफ।
इससे मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे 8 से 10 आदमी नहीं है, यहाँ पे तो कम से कम 60 से 70 आदमी है। तो मैंने अपने सीनियर कमांडर साहब को ये बताया कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने मेरे पेट्रोल्स ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, तो इसलिए हमारे एक बटालियन का टास्क नहीं है, इसको तो कम से कम 3 बटालियन चाहिए इनको खदेड़ने के लिए। उस वक्त कमांडर साहब खुद देखना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे को हेलीकॉप्टर एक रिक्वेजिशन किया और हम हेलीकॉप्टर से ऊपर उसको दोबारा कंफर्म करने के लिए हम चले गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से ऊपर थे हम, उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स थे जिनकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक होती है। तो इसलिए जो हेलीकॉप्टर मिसाइल की बात कर रहे हैं सर, स्टिंगर मिसाइल की सर। हाँ, आप सर स्टिंगर मिसाइल की बात कर रहे हैं, यूएस अप्लाइड स्टिंगर मिसाइल, यस यस यस, स्टिंगर मिसाइल, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए पायलट ने अपना हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर से ऊपर रखा हुआ था। ऊपर से हमको 5 किलोमीटर से ऊपर से हमको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे थे उस पहाड़ी के ऊपर, काले रंग में, जैसे काले पठानी सूट पहने हुए हूं। तो कमांडर साहब शायद अच्छी तरह नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने पायलट को बोला कि थोड़ा हाइट नीचे करें, तो ताकि हम इनको देख पाए। जैसे ही पायलट ने हाइट नीचे करी, उनका एक मिसाइल हमारे हेलीकॉप्टर के तकरीबन 5 गज दूर से निकला, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो मिसाइल हमारे हेलीकॉप्टर पे नहीं लगा, और अपनी सूझबूझ के साथ एकदम हाइट बढ़ाई और फिर से ऊपर हेलीकॉप्टर को उनके रेंज के बाहर ले गया। तो हम खुशकिस्मत थे कि भाई हमारे हेलीकॉप्टर में वो स्टिंगर मिसाइल नहीं लगा। जैसे कि बोलते हैं कि जाके राखे साइया मार सके ना कोई। और दूसरी बात है कि हम ये फौज में जरूर बोलते हैं, अगर जिस बुलेट में आपका नाम लिखा है वही बुलेट आपको लगेगी, बाकी बुलेट्स आपको शायद नहीं लगेंगी। तो हम वापिस आए और इसके बाद हमको पूरा यकीन हो गया कि जो इंफॉर्मेशन पेट्रोल्स ने दी है बिल्कुल सही है। इसके तो बाद बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बोलिए आप। नहीं सर, आप बताएं प्लीज, कैरी ऑन करें। इसके बाद जब 2 बटालियंस और चाहिए थी इसके लिए, तो जीओसी साहब का फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क था टोलोलिंग को कैप्चर करना, और उसके बाद टाइगर हिल। तो उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में था पॉइंट 4875 और पिंपल कॉम्प्लेक्स। हालांकि जीओसी साहब ने खुद माना कि पॉइंट 4875 और पिंपल कॉम्प्लेक्स बहुत ही जरूरी एक ऑब्जेक्टिव था, जो कि टाइगर हिल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। टाइगर हिल और टोलोलिंग के आसपास मीडिया वाले सब घूमते रहते थे, क्योंकि ये सब दोनों जो थे ऑब्जेक्टिव, ये मेन रोड के नेशनल हाईवे के साथ थे। हमारा जो टारगेट मस्को वैली के अंदर था, ये मेन हाईवे से तकरीबन 10-12 किलोमीटर अंदर की तरफ था। तो यहाँ पे मीडिया वालों को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग चल रही है पॉइंट 4875 के बारे में। और मीडिया हाइप की वजह से लोगों ने सिर्फ टाइगर हिल और टोलोलिंग के बारे में सुना, जबकि पॉइंट 4875 और पिंपल कॉम्प्लेक्स टाइगर हिल से ज्यादा अहमियत रखने वाला ऑब्जेक्टिव था। तो टोलोलिंग को कैप्चर करने के लिए 12 जून को एक प्लान बनाया गया, जिसमें 2 राजरिफ बटालियन का इस्तेमाल किया गया और 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 18 गढ़वाल राइफल्स, ये 3 बटालियंस इस्तेमाल की गई। और कुछ ही दिनों में इन्होंने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जीओसी साहब ने बोला कि टाइगर हिल और पॉइंट 4875 पिंपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक साथ 4 तारीख को हम अटैक करेंगे, ताकि दुश्मन को रीइंफोर्स करने का मौका ना मिले। तो जब टाइगर हिल के ऊपर अटैक जा रहा था, हमारा अटैक भी पिंपल कॉम्प्लेक्स और पॉइंट 4875 के ऊपर जा रहा था। पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए 13 जैकरिफ को नियुक्त किया गया, और पिंपल कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने के लिए हमारी बटालियन 17 जाट को नियुक्त किया गया। ये दोनों बटालियंस ने 4 जुलाई को अटैक शुरू किए। अब मैं आपको
ज़्यादातर 17 बटालियन के अटैक के बारे में ही बताऊंगा। जी बिल्कुल। 17 बटालियन की जो मैंने प्लानिंग करी अटैक करने के लिए, उसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। आगे थे पिंपल 1 और वेल बैक, और पीछे की तरफ था पिंपल 2। हालांकि पिंपल 2 सबसे ऊंचा ऑब्जेक्टिव था और आगे वाले ऑब्जेक्टिव थोड़े से उसके नीचे थे। जी तो मैंने डिसाइड किया कि ये दोनों को मैं, वेल बैक और पिंपल 1 को इकट्ठा अटैक करूंगा, ताकि दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह अपनी रीइंफोर्समेंट्स ना भेज सके। अकॉर्डिंगली मेरा प्लान था, फेज 1 को 4 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, अल्फा कंपनी पिंपल 1 के लिए और डेल्टा कंपनी वेल बैक के लिए। और फेज 2 में मेरा प्लान के मुताबिक पिंपल 2 को चार्ली कंपनी से कब्जा करने का प्लान था, और चौथी कंपनी जो थी ब्रावो कंपनी को मैंने रिजर्व में रखा कि अगर किसी को एक्स्ट्रा ट्रुप्स या एमुनेशन की जरूरत पड़ती है तो मैं इस कंपनी को इस्तेमाल करूंगा। प्लान के मुताबिक 4 तारीख को अल्फा कंपनी और डेल्टा कंपनी पिंपल 1 और वेल बैक को कब्जा करने के लिए मार्च किया। जैसे ही डेल्टा कंपनी ने मार्च किया तो दुश्मन का आर्टिलरी फायर आना शुरू हो गया, और उस वक्त एकदम कंपनी कमांडर का मेरे को फोन आया कि उसके 5 लोग जख्मी हो गए हैं। कंपनी कमांडर ने फर्स्ट टाइम जब देखा उनके आदमी जख्मी हो गए हैं, थोड़ा सा घबरा गया था, और उसने सोचा कि मेरे को बोला कि सर थोड़ा लेट करेंगे हम अटैक। मैंने बोला कि अटैक जिस तरह प्लान किया गया उसी तरह से जाएगा और अटैक लेट नहीं होगा, और 5 आदमी जो हैं इनको आप रेयर में भेज दो मेडिकल एड के लिए, ये खुद अपना मेडिकल एड करवाएंगे, और बाकी आप जितनी स्ट्रेंथ है उससे आप शुरू करें। तो उन्होंने अटैक शुरू किया वेल बैक के ऊपर, और 5 बजे सुबह तक उन्होंने वेल बैक को कैप्चर कर लिया। वहां से काफी फायर आया इनको, पर इन्होंने अटैक करके दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 4 या 5 डेड बॉडीज और कम से कम 3 मशीन गन्स वहां से मिली हमको, और मेरे असेसमेंट के मुताबिक कुछ लोग, 4-5 लोग वहां से पिंपल 2 की तरफ विड्रॉ कर गए। इसी तरह जब अल्फा कंपनी ने पिंपल 1 की तरफ अटैक किया, उनको भी आर्टिलरी फायर आया, इनके भी कैजुअलिटी हुए। वहां पे भी तकरीबन 3-4 लोग इनको 2 मशीन गन्स के साथ मिले, डेड बॉडीज के साथ, और बाकी मेरे असेसमेंट के मुताबिक 4-5 लोग पिंपल 2 में विड्रॉ कर गए। तो ये फर्स्ट फेज जो मेरा अटैक था कैपिटल ऑफ पिंपल 1 और वेल बैक को, एकदम प्लान के मुताबिक सक्सेसफुल रहा, और 5 बजे तक सुबह तक इन्होंने कैप्चर कर लिया। परंतु डेल्टा कंपनी जो वेल बैक में थी, उन्होंने सोचा हमने कैप्चर कर लिया, पर दुश्मन कुछ और हरकत कर रहा था। वो इसको काउंटर अटैक करने का प्लान बना रहा था वेल बैक को। तकरीबन 8 बजे के करीब मेरे को कंपनी कमांडर ने रेडियो सेट में बताया कि उनके ऊपर 15 से 20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं दुश्मन के, और वो काउंटर अटैक करने आ रहे हैं, और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास एमुनेशन की कमी है, तो मेरे को प्लीज और एमुनेशन भेजें। तो मेरे पास उस तरफ सिर्फ एक चार्ली कंपनी मेरे साथ उस तरफ थी, तो मैंने अनुज की एक प्लेटून को बुलाया, और कैप्टन अनुज नैयर को मैंने बोला ये प्लेटून को विद एमुनेशन आप डेल्टा कंपनी में जाके ले जाओ, और जो भी इनको एमुनेशन चाहिए और एक्स्ट्रा ट्रुप चाहिए आप उनकी जाके मदद करना। अनुज की शादी होने वाली थी, और उसने एंगेजमेंट रिंग पहनी थी, और उसके पास एक वॉलेट था जिसमें उसने अपनी फ्रेंसी की फोटोग्राफ रखी हुई थी। तो अनुज ने उस टाइम मेरे को बोला कि सर ये मेरी जो घड़ी है और एक ये एंगेजमेंट रिंग है और ये वॉलेट जिसमें फोटोग्राफ है उसकी, तो आप ये रख लीजिए, मैं वापस अटैक के बाद लूँगा। तो मेरे को उस टाइम थोड़ा सा अलग महसूस हुआ कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैंने उनको बोला नहीं, तुम ये सारी चीज़ें लेके जाओ और तुम्हारे को ये और मोटिवेट करेंगी ये अच्छा करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैं ये दुश्मन के हाथ में नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत प्रेशियस हैं, मैं नहीं चाहता कि दुश्मन के हाथ में ये ऐसी
मेरी प्रेशियस चीज लगे तो मैं वापस आके लूंगा। मैंने उसकी डिमांड मान ली और उसके बाद अनुज नैयर चले गया। दूसरा काउंटर अटैक वेल बैक पे डेल्टा कंपनी के ऊपर दोबारा आया 12 बजे। तब तक अनुज नैयर एमुनेशन के साथ पहुंच गया था और डेल्टा कंपनी ने ये अटैक को भी नकारा कर दिया। तीसरा अटैक फिर दुश्मन ने कोशिश की 4 बजे शाम को, क्योंकि अब हमारे ट्रुप्स बिल्कुल डटे हुए थे और अगेन उनका काउंटर अटैक को हमने नकारा कर दिया। अब था रात को अनुज नैयर की कंपनी जो चार्ली कंपनी थी उसका ऑब्जेक्टिव पिंपल 2 को कैप्चर करने का, परंतु अनुज नैयर की जो एमुनेशन था वो सारा इस्तेमाल हो गया डेल्टा कंपनी को देने पे। इसलिए मेरे को ये प्लान चेंज करना पड़ा और मेरे को अपना अटैक जो चार्ली कंपनी का था पिंपल 2 के ऊपर वो थोड़ा 24 घंटे के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि सारा एमुनेशन बेस में था और सिर्फ रात को ही मूवमेंट कर सकते थे उसको एमुनेशन को ऊपर लाने के लिए, और बेस से ऊपर आना तकरीबन 8 घंटे का सफर था एमुनेशन के साथ। तो मैंने अपने सीनियर कमांडर से परमिशन ली कि मैं एक दिन डिले करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अगली रात को एक्स्ट्रा एमुनेशन आया और चार्ली कंपनी अगले रात को यानी कि 6 जुलाई को तैयार थी पिंपल 2 को कैप्चर करने के लिए। पिंपल 2 इस वक्त काफी मजबूत पोस्ट बन गई थी, बिकॉज जितने लोग वेल बैक से बचे थे और पिंपल 1 से बचे थे सारे के सारे पिंपल 2 में जाके इकट्ठा हो गए। तो ये एक बहुत ही सख्त ऑब्जेक्टिव बन गया जिसको कैप्चर करना बहुत जरूरी था। तो चार्ली कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे वो थे मेजर रितेश शर्मा और कैप्टन अनुज नैयर थे प्लेटून कमांडर। जैसे ही 7 तारीख को 10 बजे प्लान के मुताबिक इन्होंने मार्च करना शुरू किया, 10 मिनट के अंदर मेरे को खबर आई कंपनी कमांडर मेजर रितेश शर्मा से कि उनके ऊपर एक आर्टिलरी शेल गिरा है उनके नजदीक और वो खुद और उसके साथ 5 जवान घायल हो गए हैं। मैं उस वक्त मेरे को बहुत ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि अभी तो कंपनी का अटैक शुरू भी नहीं हुआ और मेरा कंपनी कमांडर और 5 जवान घायल हो गए हैं। तो पर फिर भी मैंने अपना कूल अपने आप अपना रखा और मैंने उनको बोला ठीक है, अपना जो है कमांड कैप्टन अनुज नैयर को हैंडओवर करें और आप लोग वापस आएं, 6 लोग जिनको लगी है अपना फर्स्ट एड कराएं मेडिकल एड पोस्ट से। तो कमांड संभाली गई कैप्टन अनुज नैयर की। ऊपर 4 बंकर थे पिंपल 2 के ऊपर। अनुज नैयर ने बहुत ही साहस के साथ काम किया और अपने हवलदारों के साथ जो सेक्शन कमांडर्स थे उनकी मदद से उन्होंने पहले 3 बंकर पर कब्जा कर लिया और चौथा बंकर जो था जो सबसे ऊपर था वो सिर्फ रहता था। तकरीबन 4 बजे के करीब मेरा रेडियो कांटेक्ट अनुज नैयर से टूट गया, 4-4:30 बजे के करीब। तो मैंने थोड़ा अपसेट था कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो जैसे ही डे लाइट हुआ तो मैंने जो रिजर्व कंपनी के जो प्लेटून कमांडर थे उनको मैंने बोला आप तकरीबन 30 आदमी लेके जाएं आगे और कैप्टन अनुज के साथ कांटेक्ट करें और मेरी बात उनसे कराएं। मैंने सोचा हो सकता है कि रेडियो सेट उनका खराब हो गया हो, तो मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं पता चल रही थी। तो मेजर पूनिया अपने 30 आदमी लेके आगे बढ़े और तकरीबन 10 बजे के करीब यानी कि 7 तारीख को 10 बजे के करीब उन्होंने मेरे को बताया कि पिंपल 2 के टॉप बंकर के नजदीक 6 डेड बॉडीज पड़ी हैं। वहां पे कैप्टन अनुज नैयर भी वहां पे पड़ा है और ये डेड बॉडीज हिल नहीं रही हैं और इसका मतलब ये शहीद हो गए हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तो फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और उनको बोला कि आप वहीं पे स्थित रहें और दुश्मन का फायर डालें दुश्मन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो 7 तारीख का जो पूरा टाइम था दिन के टाइम हम उनके ऊपर फायर करते रहे और 7 प्लान के मुताबिक 7 की रात को मैंने अटैक करना था, पर मैंने फिर से ये प्लान का बदली किया
मैंने सोचा रात के टाइम में तो दुश्मन को मालूम है कि मैं रात के टाइम में आऊंगा दोबारा और वो मेरे लिए तैयार बैठा होगा, तो इनको शायद कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होगा उस टाइम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिन के टाइम में अटैक करूं, ताकि वो जिसको वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा अगले दिन मैं करूं अटैक, और ताकि दुश्मन जब रेस्ट कर रहा होगा, अभी 4 दिन हो गए थे, 4 रात हो गई थी लड़ाई लड़ते लड़ते, ना हम सोए थे ना वो सोए थे, और हम दिन के टाइम में थोड़ा रेस्ट करते थे, इसी तरह से वो भी रेस्ट करते थे दिन के टाइम में। इसलिए मैंने ये प्लान का बदली किया। मैंने सोचा जब वो रेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त अगर मैं दो तरफ से अटैक करूं तो शायद वो सरप्राइज हो जाएगा और हमको कैप्चर करने में आसानी होगी। तो मैंने अपने सीनियर कमांडर से इसकी इजाज़त ली। शुरू में तो मेरे सीनियर कमांडर ने परमिशन देने से इनकार कर दिया और बोला कि दिन में अटैक करना सुसाइडल हो सकता है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाएंगी, पर मैंने फिर भी उनको कन्विंस किया और वो लास्ट में वो मान गए। तो इसी तरह 7 तारीख की रात को मैंने बहुत सारा उसके ऊपर आर्टिलरी फायर से उनको पूरी रात करता रहा ताकि वो रात को ना सो पाए। और दिन के टाइम में जब ये रेस्ट कर रहे थे रिवर्स स्लोप पोजीशन में, उस वक्त हमने सुबह 10 बजे के करीब 2 टोलियों भेज के 2 डायरेक्शन से पिंपल 2 के लास्ट बंकर के ऊपर हमने अटैक किया और 1 बजे तक उसके ऊपर कब्जा किया। दुश्मन सरप्राइज हो गया था और उसमें से कुछ लोग 2 या 3 लोग भागते हुए भी हमको नजर आए, जिसको हमने फायर से न्यूट्रलाइज किया, परंतु 2 लोग तो फिर भी भाग गए थे। इस तरह से 8 तारीख को सुबह 1 बजे हमने पूरा पिंपल कॉम्प्लेक्स को कैप्चर कर लिया था और हमारा तिरंगा झंडा वहां पर लहरा रहा था। जी सर। तो सर आपको सर सबसे जो हार्डशिप जो फील फेस हुई आपके जो सोल्जर्स थे सर, उनको सर जो हार्डशिप थी सर वो क्या फेस हुई सर, उसके बारे में मुझे बताएं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। इस से पहले तो हमको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि दुश्मन कहाँ पे है, और जब तक हमारे ऊपर दुश्मन फायर नहीं खोलता था तब तक हमको पता ही नहीं चलता था वो कितने आदमी और कितने लोग हैं। पहली चैलेंज थी इंफॉर्मेशन की। दूसरा चैलेंज था हाई एल्टीट्यूड, जो कि 17,000 फीट के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आदमी का सांस लेना मुश्किल। तो ये थी चैलेंजेस मेरे ट्रुप्स के साथ, पर पूरी अपनी जोश और होश के साथ इन्होंने काम किया और ऑब्जेक्टिव को कब्जा किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त मेरी यूनिट ने जो किया, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपनी यूनिट 17 जाट के लिए। और हमने जो अवार्ड जीते इस लड़ाई के अंदर वो था एक महावीर चक्र जो कैप्टन अनुज नैयर को मरणोपरांत मिला, 4 वीर चक्र, 6 सेना मेडल, 20 मेंशन इन डिस्पैचेस और 10 हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, यानी कि 41 अवार्ड्स मिले इंडिविजुअल। और जो यूनिट को अवार्ड मिले ऑन द स्पॉट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यूनिट साइटेशन, बैटल ऑनर मस्को और थिएटर ऑनर कारगिल से पूरी यूनिट को सम्मानित किया गया। और सबसे दुख की बात यह है, हमने उनके एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 22 अदर रैंक्स की डेड बॉडी रिकवर करी वहां से, और हमारे खुद के जो जवान शहीद हुए वो थे एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स। तो ये बहुत भारी कीमत हमने चुकाई, इतनी लाइव्स लूज करके इस विक्ट्री के लिए। जी। तो सर आपने सर जैसे हमारे तो सर काफ़ी ये सुनने को मिला कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने अपने सोल्जर्स की सर डेड बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करी। सर जो जो बॉडीज आपने रिकवर करी थी सर, उनको आपने सर क्या मिलिट्री राइट्स दिए सर, उसके बारे में कुछ बताएं। यस, ये जो बॉडीज हमने रिकवर करी तो 0.4875 में हमको बोला गया था कि वहां पे इनको पूरे सम्मान के साथ इनको बरी किया जाएगा उनके रिलीजियस राइट्स के मुताबिक। तो वहां पे
पहाड़ी इलाका था, हम 2-2.5 फुट से ज़्यादा उसको खोद भी नहीं पाए, पर हमारे ट्रुप्स ने फिर भी उनके लिए ये खोदा। पाकिस्तानी फ्लैग्स हमने स्टिच करवाए और उनको मौलवी बुलवाया किसी ग्रेनेडियर्स बटालियन से, और उसकी मदद से पूरे फुल मिलिट्री राइट्स के साथ उनको हमने दफनाया। और पाकिस्तान ने इनको लेने से इनकार कर दिया, बिकॉज शुरू से वो ये कहते थे ये तो मिलिटेंट्स हैं, ये हमारे ट्रुप्स नहीं हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिले थे वो सारे यही बताते थे कि इनके आइडेंटिटी कार्ड्स 8 NLI नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के ये सोल्जर्स थे जो कि रेगुलर ट्रुप्स हैं, और ये मुजाहिदीन की ड्रेस में कुछ जो थे सलवार कमीज में इनको भेजा गया था। मैं पाकिस्तान की बहुत निंदा करता हूं कि अपने ट्रुप्स जिन्होंने इतना अच्छी तरह लड़ाई की, उनकी डेड बॉडीज लेने को उन्होंने मना कर दिया। ये बहुत ही बेइज्जती की बात है। जी, तो सर आपकी सर जो किताब है उसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि सर की अभी हाल के दिनों में इन्होंने अपनी एक पूरी जो आत्मकथा लिखी है जिसमें मशको कारगिल एज आई सॉ इट, ये इनका किताब का शीर्षक है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये अमेजोन पे अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर है। आप इस किताब को परचेज करें, और जो अभी मैं आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस किताब का जो टाइटल है वो उसको आप परचेज करें। और ये जो सर की जो आत्मकथा है, इन्होंने जो पूरा एक्सपीरियंस जो अभी हमें बताया है इसका पूरा विवरण इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप दूसरे जो राइटर्स की आप किताबें लेते हैं उसमें कोई इतना डेप्थ इन डेप्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं दिया हुआ होता है, क्योंकि वो सेकंड हैंड आर्टिकल्स होते हैं जो सर जैसे जो हमारे कमांडर सर हैं और जो दूसरे जो आर्मी कमांडर्स या आर्मी वेटरन्स रहे हुए हैं उनके एक्सपीरियंस को गेन करके वो राइटर्स अपनी किताब को लिखते हैं और उसका विमोचन करते हैं। तो मेरे आप सबसे अनुरोध है कि इस किताब को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परचेज करें। और जो हमारे जो कारगिल के जो शूरवीर हैं, जो उन्होंने जो अपनी जो लड़ाई लड़ी और अपना खून बहाया हमारे को आज इस आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए, उस कारगिल जैसे एरिया में जहाँ पे आज हमारे टूरिस्ट विजिट करते हैं, उस एरिया को इंडिया में बने रहने के लिए, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा उन शहीदों के की याद में आप कृपया इस किताब को खरीदें और उनके बारे में चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए थे अपनी लड़ाई के टाइम पे आप उसको देखें और उसको भली भांति उनसे वाकिफ रहें कि कैसे उन्होंने किस विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और सर के नेतृत्व में क्या क्या प्लानिंग करी गई और कैसे पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया और कैसे उनको मौत के घाट उतारा गया और हमारी जो जमीन जो उन्होंने कब्जाई भी थी वो वापस हासिल करी। तो सर आप थोड़ा सर ये बताएं अपनी इस किताब के बारे में सब कुछ बताएं। ये मेरे मेरे जहन में हमेशा ये था कि मैं एक किताब लिखूं ताकि पूरी दुनिया के पास ये सारी स्टोरी जो है मेरे यूनिट की, शहीद जवानों की और उनकी ब्रेवरी की और उनके बलिदान की, ये पूरी आम जनता के पास जाए ना। आमतौर पर हमारे पास ये हिस्ट्री होती है जो कि सिर्फ यूनिट में और रेजिमेंटल सेंटर्स में रहती है, परंतु मैंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि ये हिस्ट्री, इसके बारे में पूरी आम जनता को मालूम चले कि जवानों ने कितनी सेक्रीफाइस की इस नेशन के लिए। तो ये जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ लास्ट मार्च पे, तो घर में ही रहते थे, तो मैंने ये सोचा कि ये टाइम मैं अपनी किताब लिखने के लिए क्यों ना इस्तेमाल करूं। तो मैंने छोटी छोटी स्टोरीज जोड़नी शुरू करी और इसी तरह से पहले शुरू में 80 पेज, फिर उसके बाद 150 पेज और उसके बाद फाइनली 325 पेज की मैंने एक किताब पब्लिश करी जिसका नाम है मशको कारगिल एज आई सॉ इट, जो कि मैंने खुद लिखी है। इसमें हर चीज बिल्कुल 100% सच्ची है। और ये किताब हमने जो गलतियां की ये सारी चीजें दर्शाती हैं। आमतौर में मिलिट्री हिस्ट्री में सिर्फ आपको दिखाया जाएगा कि ब्रेवरी के बारे में, पर इसमें हमने ब्रेवरी तो दिखाई है और साथ में जो गलतियां की हैं, राइट फ्रॉम टॉप लीडरशिप ऑफ मे बी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर्स, कोर कमांडर्स एंड डाउन बिलो, जो गलतियां हुई हैं और मेरी खुद से जो गलतियां हुई उस वक्त, ये सब मैंने दर्शाई हैं
ताकि नेक्स्ट जनरेशन अगर इस टाइप के सिचुएशन में दोबारा अगर जाती है तो वो। सर आप थोड़ा ये बताएं कि जो सर कारगिल के समय जो ये सर आप जैसे बता रहे हैं कि आपने पूरी किताब लिखी, सर इस किताब के अंदर सर किन किन बातों को सर दर्शाया गया है और कौन कौन से शूरवीरों की सर कहानियां इसमें सर शामिल है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। ये इसमें पूरी सेम्पटिंग जाट, बाकी थोड़ा बहुत तो मैंने दूसरी यूनिट्स जो हमारे आसपास थी उनके बारे में भी लिखा है, परंतु मेन बुक है मेरी सेम्पटिंग जाट के ऑपरेशन पिंपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसके ऊपर है। इसमें बहुत सारे लेसन्स मैंने लास्ट में निकाले हैं, लीडरशिप लेसन्स जो कि आम जनता जो और सिविल लीडरशिप्स में हैं उनके लिए भी ये जो लेसन्स हैं एप्लीकेबल हैं। तो ये अगर आम जनता भी पढ़ेगी, उनको कई लेसन्स जो लास्ट में मैंने लिखे हैं वो सेम लेसन्स एनी सिविल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पीपल, इवन एंटरप्रेन्योर्स और एनी सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब जो लीडर्स हैं उनके लिए भी ये सारे लेसन्स एप्लीकेबल हैं और बहुत ही उनके लिए भी बहुत उम्दा किताब उनके लिए साबित हो सकती है। जी, तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। तो उम्मीद है जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी सर तो कारगिल के और काफ़ी सारे तथ्यों पर सर जो विवरण आज तक अवेलेबल नहीं है मीडिया के अंदर सर उनके बारे में सर हमारे को जानने का मौका मिलेगा। तब तक सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू एंड जय हिंद।